बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पीडियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपी की हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है डैट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसके इस बुक के अंदर 2 और नाम दिए गए हैं। इसको हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या साइकोलॉजिकल बैटरी भी कहते हैं। इस रेफर टू एज साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ऑल्सो रेफर टू एज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और ऑल्सो साइकोलॉजिकल बैटरी। साइकोलॉजिकल बैटरी का मतलब असली कोई बैटरी नहीं होता है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ये एक पैकेज होता है पूरे टेस्ट का। जैसे आप पूरे एग्जाम अपनी फिजिकल टेस्ट कराते हो जिसमें ब्लड टेस्ट ये वो चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट सारे मिल के होते हैं, एक पैकेज होता है ना। तो साइकोलॉजिकल बैटरी के अंदर क्या होता है, हम बच्चे का बिहेवियर, स्किल, कैपेबिलिटी और पर्सनालिटी, इन चीज़ों को टेस्ट कर होते हैं। BSCP, बी से आपने कहा बिहेवियर, एस से मैंने कहा उसकी स्किल, सी से मैंने कहा कैपेबिलिटीज़, पी से मैंने कहा मैंने उसकी पर्सनालिटी। तो एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग होता है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स को यूज़ करके बच्चे का BSCP यानी कि बिहेवियर, स्किल, सी से कैपेबिलिटीज़ और पर्सनालिटी, इसको चेक करते हैं। अब आपके पास ये आए ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके दिखाओ, तो सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, आपने अदर नेम लिखने हैं और आपने कहा ये प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग है जिसके अंदर हम ये चीज़ें 4 चीज़ें चेक करते हैं BSCP को। फिर आपने लिखना है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं 4 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले ये जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। दूसरा, इनके अंदर ये 3 S और 1 B कर लो। 3 स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, इनके अंदर सेम प्रोसेस होता है, यानी कि कंसिस्टेंट होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर आपका सेम होता है। कंसिस्टेंट होते हैं यानी सेम प्रोसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक और S का मतलब होता है इसका जो स्कोरिंग क्राइटेरिया होता है वो भी सेम ही होता है। और B से आपने कहा बायसनेस रिड्यूस्ड होती है। तो हमने कहा स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, सेम प्रोसेस होता है, यानी कंसिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, स्कोरिंग क्राइटेरिया सेम होता है, बायसनेस कम होती है। तो इससे क्या होता है, बायसनेस वगैरह कम हो जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे IQ टेस्टिंग करो किसी बंदे की, आपने बच्चे की, तो आपने सेम क्वेश्चंस पूछे, हर बारी सेम इंस्ट्रक्शन दी और सेम ही मार्किंग की है। और फिर आप कंपेयर करते हो, पहले जब मैंने किया था इसका स्कोर समझो 90 आया था, अब मैंने किया तो 110 आया, तो आप कहते हो रिजल्ट इस तरह से फेयर हो जाते हैं। गोल्स क्या है पर करेक्टरिस्टिक्स के बाद आप गोल्स पे जाओगे। गोल्स, इसके 4 गोल्स हैं। जैसे स्टॉप होता है ना, बंदे कहते हैं रुक जाओ, STP स्टॉप, तो ST और P और बीच में D भी ऐड कर दिया, SDTP हो गया। ऐसे आप पहले क्या करते हो, स्क्रीनिंग करते हो। स्क्रीनिंग की आपने, डायग्नोसिस बनाया, थेरेपी की आपने, प्रोग्रेस किया कि ओके या बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। इसके एग्जांपल मैं इस तरह देती हूँ कि देखो, अगर कोई बच्चा है आपको पता है वो नहीं बोल रहा ना, नहीं बोला, तो आपने स्क्रीनिंग की, आपको पता चला ओके कोई डिले है बड़ा, तो डायग्नोसिस अब आपका क्या होना चाहिए, यार इसे ऑटिज़म है या इसको सुनाई नहीं देता, हेयरिंग प्रॉब्लम है। थेरेपी में क्या किया आपने, स्पीच थेरेपी लगाना शुरू की। प्रोग्रेस इवेल्युएशन में क्या आया, ये जो मैं कर रही हूँ इससे उसको इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, तो SDTP हो गया। ये गोल्स हो गया हमारे। टाइप्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। NIBI एन से कहते हो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। रेफरेंस टेस्ट मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो एक नॉर्मल बच्चे से इसका, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट N हो गया। I से कहते हो इंटरव्यू लेते हो, B से आप बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करते हो, I से इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर करते हो। मैं एंड में बताऊंगी, पहले मैं आपको ये 3 बताती हूँ। तो ये वाला एंड में, तो पहले जो दूसरा वाला है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या करते हैं, आप बात करते हो पेरेंट्स या बच्चे के साथ, लेकिन इसमें लिमिटेशन आती है। मिसाल के तौर पर बच्चे की एज कम है या उसे कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, वो अपनी मीनिंगफुल हिस्ट्री नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर एक 4 साल का बच्चा है, वो अपने इमोशंस आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो छोटा बच्चा है या उसे कोई डिसेबिलिटी है, तो ये इंटरव्यू हो गया। दूसरा NIBI, NI हो गया। B से हमने कहा उसका बिहेवियर असेस करेंगे। बिहेवियर में आप उसके 3 A देखते हो, ASCA देखते हो। A से मुराद आपने उसकी अपीयरेंस देखनी है, A से मुराद आपने उसका इंटेंशन और एक्टिविटी लेवल देखना है, C से मुराद आप वो किस तरह आपसे बात कर रहा है, A से मुराद आपने ऑडिटरी और विजुअल परसेप्शन देखनी है। यानी कि क्या हुआ, वो बच्चा मेरे पास आया, सबसे पहले मैंने उसकी अपीयरेंस देखी, फिर मैंने उसकी देखा कि वो यार वो मुझे अटेंशन दे रहा है, उसका क्या एक्टिविटी लेवल है, फिर मेरे से बात कर रहा है, मैंने बात करने की कोशिश की, कम्युनिकेशन वगैरह की, तो हाँ उसने मेरे से कम्युनिकेशन किया, तो मैंने उसको कम्युनिकेट करते हुए ऑब्जर्व किया, और फिर डिफरेंट मैंने उसे क्यूज़ पे दिए, तो ऑडिटरी और विजुअल परसेप्शन वगैरह उसकी बिल्कुल ठीक है, सुनता देखता बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट NIBI था ना, तो B के बाद I आता है। I के अंदर इनफॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल खुद बता रहा है, फॉर्मल नहीं है, वो किसी भी टाइम जाके कर लूँ तो वो इनफॉर्मल होता है। यानी कि डे टू डे इंटरेक्शन से पता चलता है, जैसे एक टीचर बच्चे से मिलता है, कभी भी किसी टाइम मिलता है, खाना खा रहा हो जिस भी, तो डे टू डे इंटरेक्शन से पता चलता है। इससे होता है, प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस फीडबैक कि यार ठीक है, हाँ ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, पर हाँ ये वो चीज़ ना, और ये आपको क्लूज़ देता है कि वो सोशली कैसा है, इमोशनल कैसा है, मोटिवेशनल फैक्टर्स कैसे है। तो ये आपके पास हो गई NIBI। I से हमने कहा उसका इंटरव्यू लिया, B से उसके मम्मा पापा का इंटरव्यू, बच्चे का इंटरव्यू लिया, लेकिन लिमिटेशन है। B से हमने बिहेवियर में देखे 3 A थे और एक C था, एक हमने देखा कि मैं उसके पास गई
तो उसके अपेयरेंस कैसी है, वो दिख कैसे रहा है, फिर वो उसका अटेंशन कैसा है, एक्टिविटी लेवल कैसा है, वो मेरे से बात कैसे कर रहा है, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। फिर ए से मैंने उसका ऑडिटरी और विजुअल परसेप्शन देखा। फिर आई में इनफॉर्मल के अंदर चेंजेस देखी, डे टू डे क्या था और उसका कंटिन्यूस फीडबैक मुझे पता चलता रहता है और मुझे उसका सोशल इमोशनल और मोटिवेशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आई एन से मैंने बताया था नॉर्म्स इन रेफरेंस टेस्ट मतलब कंपैरिजन करते हो दूसरे बच्चों के साथ उस बच्चे का। मिसाल के तौर पे आपने नॉर्मल को क्लिनिकल रेफरेंस ग्रुप्स के साथ आपने उसको कंपेयर किया है। गोल क्या होता है, बच्चे की फंक्शनिंग हमने ऑब्जर्व करनी होती है, किस लेवल की बेहतर है या कम है परी। इसमें आप रैंकिंग करते हो, साफ ज़रा जब कंपैरिजन करते हो रैंकिंग करते हो। मिसाल के तौर हम एक बच्चे का IQ ले रहे हैं, अब मैंने उसका IQ लिया, उसको स्कोर 110 आया, मैं गई मैंने नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर किया तो 70% आया, तो मैंने कहा ये ना 70% बेहतर है बाकी बच्चों से, इस तरह करके मैंने ये वाली चीज़ की। तो ये आप वो IQ हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकती है, एकेडमिक, न्यूरो कॉग्निटिव हो सकता है, मोटर स्किल, बिहेवियरल, इमोशनल हो सकते हैं। तो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसी है, ठीक है, वो कितना रिलायबल टेस्ट है आपका। मैंने बार बार टेस्ट किया तो मुझे सेम तरह का रिजल्ट आया, तो कंसिस्टेंट आया। वैलिडिटी वो सही है भी सही है नहीं है, ठीक है। और इसमें परसेंटाइल रैंक्स वही मैंने 70% वाला। और एज इक्विवेलेंट, ये अब मैं 4 साल के बच्चे को 4 साल पे चेक करूँगी, 10 साल के साथ थोड़ी ना करूँगी। और उसका नॉर्मली जो ग्रेड और इक्विवेलेंट स्कोर होता है कि यार ये मिसाल के तौर पे 2-3 साल का जो बच्चा है बड़ा, वो इस ग्रेड का है, तो मैं उसे उसी ग्रेड के मुताबिक ही टेस्ट करूँगी अगर मैं उसे एकेडमिक स्किल्स और इन बेसिस पे टेस्ट करूँ। अच्छा, कौन सी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं हमारे स्कोर्स को, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग को। पहली बात है डिमांड। बच्चा जो है ना वो डिज़ायर्ड आउटकम लेने की कोशिश में ना डिमांड करेक्टरिस्टिक्स उस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर दे। रिस्पॉन्स बायसनेस, किसी एक एक्टिविटी पे तो अच्छा रिस्पॉन्स दे और दूसरे पे ना दे, अब उसका मूड ऐसा था या कुछ भी था बच्चे का। सोशल डिज़ायरेबिलिटी, मतलब पॉजिटिव लाइट, खुद के बारे में एक वो करने की कोशिश करना। मिस इंटरप्रेट कर देना आइटम्स को, उससे समझ ही नहीं आना, आप जो बोल रहे हो उसको समझ नहीं आ रही। सेटिंग वेरिएबल्स, आया वो जगह ऐसी थी, लोकेशन ऐसी थी, या दिन का वक्त ऐसा था, या उसकी स्टेट यानी कि वो ऐसी दवाइयों में था, मेडिकेशन उसने ली हुई थी जिस वजह से वो डीजी था, कुछ भी था, तो आपको जो स्कोर होता है वो स्कोरिंग क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है। पहले हमने कहा डिमांड करेक्टरिस्टिक्स पर, हमने कहा रिस्पॉन्स बायसनेस, सोशल डिज़ायरेबिलिटी, मेंटेनेंस, इंटरप्रिटेशन और सेटिंग वेरिएबल, सेटिंग का मसला था, और बाकी इंटरव्यू और ये सब हो गए। फिर एंड में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बताए हुए, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया जिसका कैप्स बनता है CAAPPS। सी से आप कहते हो जनाब कोग्निटिव और इंटेलेक्चुअल मैयर्स, उसका कोग्निटिव और इंटेलेक्चुअल मैयर कैसा है। ए से आप कहते हो उसकी अचीवमेंट, ए से कहते हो अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। ए से आपका अचीवमेंट टेस्ट, ए से आपका अडेप्टिव बिहेवियर कैसा है। PP आ गया, P से आप कहते हो पॉपुलेशन स्पेसिफिक, P से आप कहते हो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, पॉपुलेशन स्पेसिफिक असेसमेंट। ऐसे हम कहते हैं सेंसरी एंड परसेप्चुअल मोटर टेस्ट, सेंसरी एंड परसेप्चुअल मोटर टेस्ट। तो कैप्स है C से कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल, A से अचीवमेंट और अडेप्टिव बिहेवियर, P से साइकोलॉजिकल और पॉपुलेशन स्पेसिफिक, S से ही हो गया। उसके अलावा ये कॉग्निटिव था, तो आपके पास अल्टरनेट टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो यंग बच्चों के लिए यूज़ किए जाएँ। और न्यूरो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में वही बैटरी आ गई, हमने अटेंशन देखा, उसका कंसंट्रेशन देखा कि वो कितनी देर लगाता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी कैसे है, तो ये न्यूरो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन आ गई। कॉग्निटिव का अल्टरनेट कॉग्निटिव आ गया, कॉग्निटिव और ए से उसका अचीवमेंट कैसी है, अडेप्ट कैसे कर लेता है सिचुएशन में, साइको सोशल कैसा है, पॉपुलेशन स्पेसिफिक कैसा है, सेंसरी कैसा है, ठीक है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपके पास कोई भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आए तो सबसे पहले आपने 2 नाम बता दिए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या साइकोलॉजिकल बैटरी आ गया। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे का BSCP एवेल्यूएट किया जाता है। B से हमने कहा उसका बिहेवियर कैसा है, S से स्किल्स कैसे हैं, C से कैपेबिलिटी कैसी है, और P से उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जिसमें हम 3 S और 1 B करते हैं। उसका B से बाइसनेस को कम करना होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, सेम स्कोरिंग और सेम प्रोसेस होता है इसके अंदर, ठीक है। और डायग्नोस्टिक में हमने कहा एस स्टॉप हो गया, एस से हमने कहा स्क्रीनिंग वगैरह हो गया, ठीक है, स्क्रीनिंग वगैरह। तो NIBI हमारे पास हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास स्टॉप वाला सीन हो गया, NIBI हो गया, और फिर हमने इन सबको बारी बारी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, और एंड में हमने कैप्स करके कर लिया। इसे एक बार रिपीट करोगे साथ तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह।